नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे चैनल स्पिरिट ऑफ इम्बाइब में। कैसे हैं आप सभी? आशा करते हैं, उम्मीद करते हैं कि आप बेहतर होंगे, मजे से होंगे और ये हमारा उपन्यास सुन रहे होंगे। पिछले भाग में हमने सुना था कि चंदर एक सपना देखता है, जिसे देखकर वह घबरा जाता है। बाद में वह गेसू के यहाँ जाता है और जहाँ जाकर उसे पता चलता है कि सुधा गेसू से मिलने यहाँ आने वाली है। उसके बाद कैलाश का पत्र भी आता है, तो पक्का हो जाता है कि सुधा 11 मई को यहाँ आने वाली है। अब आगे बढ़ते हैं और सुनते हैं। तैयार होकर चंदर जब स्टेशन पहुंचा तो वह जैसे मोहाविष्ट सा था, जैसे वह किसी जादू या टोना पढ़ा हुआ सा घूम रहा था। और वह जादू था सुधा के प्यार का पुनरावर्तन। गाड़ी घंटा भर लेट थी। चंदर को एक पल काटना मुश्किल हो रहा था। अंत में सिग्नल डाउन हुआ, कूलियों में हलचल मची और चंदर पटरी पर झुककर देखने लगा। सुबह हो गई थी और इंजन दूर पर एक काले दाग सा दिखाई पड़ रहा था। धीरे धीरे वह दाग बड़ा होने लगा और लंबी सी हरी पूंछ की तरह लहराती हुई ट्रेन आती दिखाई पड़ी। चंदर के मन में आया वो पागल की तरह दौड़कर वहां पहुंच जाए। जिस दिन एक घोर अविश्वासी में विश्वास जागा जाता है, उस दिन वह पागल सा हो उठता है। उसे लग रहा था जैसे इस गाड़ी में सभी डिब्बे खाली हैं, सिर्फ एक डिब्बे में अकेली सुधा होगी, जो आते ही चंदर को अपनी प्यार भरी निगाहों में समेट लेगी। गाड़ी के प्लेटफॉर्म पर आते ही हलचल बढ़ गई। कूलियों की दौड़ धूप, मुसाफिरों की हड़बड़ी, सामान की उठाधरी से प्लेटफॉर्म भर गया। चंदर पागलों सा इस सब भीड़ को चीर कर डिब्बे देखने लगा। एक दफे पूरी गाड़ी का चक्कर लगा गया, कहीं भी सुधा ही नहीं दिखाई दी, जैसे आंसू से उसका गला रुंधने लगा। क्या आए नहीं ये लोग? किस्मत कितना व्यंग करती है उससे। आज जब वह किसी के चरणों पर अपनी आत्मा उत्सर्ग कर फिर पवित्र होना चाहता था, तो सुधा ही नहीं आई। उसने एक चक्कर और लगाया और निराश होकर लौट पड़ा। सहसा सेकंड क्लास के एक छोटे से डिब्बे में से कैलाश ने झांक कर कहा, कपूर। चंदर मुड़ा, देखा कि कैलाश झांक रहा है। एक कूली सामान उतारकर खड़ा है। सुधा नहीं है। जैसे किसी ने झोंके से उसके मन का दीप बुझा दिया। सामान तो बहुत थोड़ा सा था। वह डिब्बे में चढ़कर बोला, सुधा नहीं आई? आई है, देखो ना, कुछ तबीयत खराब हो गई है, जी मितला रहा है। और उसने बाथरूम की ओर इशारा कर दिया। सुधा बाथरूम में बगल में लोटा रखे सिर झुकाए बैठी थी। देखो, देखती हो? कैलाश बोला, देखो, कपूर आ गया। सुधा ने देखा और मुश्किल से हाथ जोड़ पाई होगी कि उसे मितली आ गई। कैलाश दौड़ा और उसकी पीठ पर हाथ फेरने लगा और चंदर से बोला, पंखा लाओ। चंदर हतप्रभ था। उसके मन ने सपना देखा था सुधा सितारों की तरह जगमगा रही होगी और अपनी रोशनी की बाहों में चंदर के प्राणों को सुला देगी। जादूगरनी की तरह अपने प्यार के पंखों से चंदर की आत्मा के दाग पहुंच देगी। लेकिन यथार्थ कुछ और ही था। सुधा जादूगरनी, आत्मा की रानी, पवित्रता की सम्राज्ञी सुधा बाथरूम में बैठी है और उसका पति उसे सांत्वना दे रहा है। क्या कर रहे हो चंदर? पंखा उठाओ जल्दी से, कैलाश ने व्यग्रता से कहा। चंदर चौंक उठा और जाकर पंखा झलने लगा। थोड़ी देर बाद मुंह धोकर सुधा उठी और कराहती हुई सी जाकर सीट पर बैठ गई। कैलाश ने एक तकिया पीछे लगा दिया और वह आंख बंद करके लेट गई। चंदर ने अब सुधा को देखा। सुधा उजड़ चुकी थी, उसका रस मर चुका था। वह अपने यौवन और रूप, चंचलता और मिठास की एक जर्द छाया मात्र रह गई थी। चेहरा दुबला पड़ गया था और हड्डियां निकल आई थी।
चेहरा दुबला होने से लगता था आंखें फटी पड़ती है। वह चुपचाप आंख बंद किए पड़ी थी। चंदर पंखा हाँक रहा था। कैलाश एक सूटकेस खोलकर दवा निकाल रहा था। गाड़ी यहीं आकर रुक जाती है, इसीलिए कोई जल्दी नहीं थी। कैलाश ने दवा दी, सुधा ने दवा पी और फिर उदास, बहुत बारीक, बहुत बीमार स्वर में बोली, चंदर, अच्छे तो हो? इतने दुबले कैसे लगते हो? अब कौन तुम्हारे खाने पीने की परवाह करता होगा? सुधा ने एक गहरी सांस ली। कैलाश बिस्तर लपेट रहा था। तुम्हें क्या हो गया है सुधा? मुझे सुख रोग हो गया है। सुधा बहुत छीन हंसी हंसकर बोली, बहुत सुख में रहने से ऐसा ही हो जाता है। चंदर चुप हो गया। कैलाश ने बिस्तर कुली को देते हुए कहा, इन्होंने तो बीमारी के मारे हम लोगों को परेशान कर रखा है। जाने बीमारियों को क्या मोहब्बत है इनसे। चलो उठो। सुधा उठी। कार पर सुधा के पीछे सामान रख दिया गया और आगे कैलाश और चंदर बैठे। कैलाश बोला, चंदर, तुम बहुत धीमे ड्राइव करना, वरना इन्हें चक्कर आने लगेगा। कार चल दी। मुश्किल से घर तक कार पहुंची होगी कि कैलाश बोला, यार चंदर, तुम्हें तकलीफ तो होगी, लेकिन एक दिन के लिए कार तुम मुझे दे सकते हो? क्यों? मुझे जरा रीवा तक बहुत जरूरी काम से जाना है। वहां कुछ लोगों से मिलना है। कल दोपहर तक मैं चला आऊंगा। इसके मतलब मेरे पास नहीं रहोगे एक दिन भी? नहीं, इन्हें छोड़ जाऊंगा। लौट कर दिन भर रहूंगा। इन्हें छोड़ जाओगे? नहीं भाई, तुम जानते हो कि आजकल घर में कोई नहीं है। चंदर ने कुछ घबराकर कहा। तो क्या हुआ, तुम तो हो? कैलाश बोला और चंदर के चेहरे की घबराहट देखकर हंसकर बोला, अरे यार, अब तुम पर इतना अविश्वास नहीं है। अविश्वास करना होता तो ब्याह के पहले ही कर लेते। चंदर मुस्कुरा उठा। कैलाश ने चंदर के कंधे पर हाथ रखकर धीमे से कहा, ताकि सुधा न सुन पाए, वैसे चाहे मुझे कुछ भी असंतोष क्यों न हो, लेकिन इनका चरित्र तो सोने का है। यह मैं खूब परख चुका हूं। इनका ऐसा चरित्र बनाने के लिए तो मैं तुम्हें बधाई दूंगा चंदर। और फिर आज के युग में। चंदर ने कुछ जवाब नहीं दिया। कार पोर्टिको में लगी। सुधा, कैलाश, चंदर उतरे। माली और नौकर दौड़ाए। सुधा ने उन सब से उनका हाल पूछा। अंदर जाते ही महाराजिन दौड़कर सुधा से लिपट गई। सुधा को बहुत दुलार किया। कैलाश मुंह हाथ धो चुका था, नहाने चला गया। महाराजिन चाय बनाने लगी। सुधा भी मुंह हाथ धोने और नहाने चली गई। कैलाश तौलिया लपेटे नहा कर आया और बैठ गया। बोला, आज और कल कल की छुट्टी ले लो चंदर। चंदर, इनकी तबीयत ठीक नहीं है और मुझे जाना जरूरी है। अच्छा, लेकिन आज तो जाकर हाजिरी देना जरूरी होगा, फिर लौट आऊंगा। महाराजिन चाय और नाश्ता ले आई। कैलाश ने नाश्ता लौटा दिया तो महाराजिन बोली, वाह, दामाद हुई के अकेली चाय पीवो भैया। अब हिंद डॉक्टर साहब सुनी है तो का कहिए। नहीं माँ जी, मेरा पेट ठीक नहीं है। 2 दिन के जागरण से आ रहा हूँ, फिर लौट कर खाऊंगा। लो चंदर, चाय पियो। सुधा को आने दो, चंदर बोला। वह पूजा पाठ करके खाती है। पूजा पाठ? चंदर दंग रह गया। सुधा पूजा पाठ करने लगी? हाँ भाई, तभी तो हमारी माताजी अपनी बहू पर मरती है। असल में वह पूजा पाठ करती थी। शुरुआत की इन्होंने पूजा के बर्तन धोने से, और अब तो उनसे भी ज्यादा पक्की पुजारिन बन गई है। कैलाश ने इधर उधर देखा और बोला, यार, यह मत समझना मैं सुधा की शिकायत कर रहा हूँ, लेकिन तुम लोगों ने मुझे ठीक नहीं चुना। क्यों?
चंदर कैलाश के व्यवहार पर मुग्ध था। इन जैसी लड़कियों के लिए तुम कोई कवि या कलाकार या भावुक लड़का ढूंढते तो ठीक था। मेरे जैसा व्यवहारिक और नीरस राजनीतिक इनके उपयुक्त नहीं है। घर भर इनसे बेहद खुश है। जब से ये गई है, माँ और शंकर भैया दोनों ने मुझे नालायक करार दे दिया है। इन्हीं से पूछ कर सब करते हैं, लेकिन मैंने जो सोच रखा था वह मुझे नहीं मिल पाया। क्यों, क्या बात है? चंदर ने पूछा। गलती बताओ तो हम इन्हें समझाएं। नहीं, देखो, गलत मत समझो। मैं यह नहीं कहता कि इनकी गलती है। यह तो गलत चुनाव की बात है। कैलाश बोला। न इसमें मेरा कसूर है न इनका। मैं चाहता था कि कोई लड़की जो मेरे साथ राजनीति का काम करती, मेरी सबलता और दुर्बलता दोनों की संगिनी होती। इसीलिए इतनी पढ़ी लिखी लड़की से शादी की। लेकिन इन्हें धर्म और साहित्य में जितनी रुचि है उतनी राजनीति में नहीं। इसीलिए मेरे व्यक्तित्व को ग्रहण भी नहीं कर पाई। वैसे मेरी शारीरिक प्यास को इन्होंने चाहे समर्पण किया, वह भी एक बेमनी से। उससे तन की प्यास भले ही बुझ जाती हो कपूर, लेकिन मन तो प्यासा ही रहता है। बुरा न मानना, मैं बहुत स्पष्ट बातें करता हूँ। तुमसे क्या छिपाना। और स्वास्थ्य के मामले में ये इतनी लापरवाह है कि मैं बहुत दुखी हो जाता हूँ। इतने में सुधा नहाकर आती हुई दिख पड़ी। कैलाश चुप हो गया। सुधा की ओर देखकर बोला, मेरी अटैची भी ठीक कर दो। मैं अभी चला जाऊं वरना दोपहर में तपना होगा। सुधा चली गई। सुधा के जाते ही कैलाश बोला, भरसक मैं इन्हें दुखी नहीं होने देता। हाँ, अक्सर ये दुखी हो जाती हैं, लेकिन मैं क्या करूं? यह मेरी मजबूरी है। वैसे मैं इन्हें भरसक सुखी रखने का प्रयास करता हूँ, और ये भी जायज नाजायज हर इच्छा के सामने झुक जाती हैं। लेकिन इनके दिल में मेरे लिए कोई जगह नहीं है, वह जो एक पत्नी के मन में होती है। लेकिन खैर, जिंदगी चलती जा रही है। अब तो जैसे ही निभाना ही है। इतने में सुधा आई और बोली, देखिए, अटैची संवार दी है, आप भी देख लीजिए। कैलाश उठकर चला गया। चंदर बैठा बैठा सोचने लगा, कैलाश कितना अच्छा है, कितना साफ और स्वच्छ दिल का है। लेकिन सुधा ने अपने को किस तरह मिटा डाला। इतने में सुधा आई और चंदर से बोली, चंदर चलो, वो बुला रहे हैं। चंदर चुपचाप उठा और अंदर गया। कैलाश ने तब तक यात्रा के कपड़े पहन लिए थे। देखते ही बोला, अच्छा चंदर, मैं चलता हूँ, कल शाम तक आ जाने की कोशिश करूंगा। हाँ देखो, ज्यादा घुमाना मत। इनकी सखी को यहाँ बुलवा ले तो अच्छा है। फिर बाहर निकलता हुआ बोला, इनकी जिद थी आने की, वरना इनकी हालत आने लायक नहीं थी। माताजी से मैं कह आया हूँ कि लखनऊ मेडिकल कॉलेज ले जा रहा हूँ। कैलाश कार पर बैठ गया। फिर बोला, देखा चंदर, दवा इन्हें दे देना याद से, वहीं रखी है। कार स्टार्ट हो गई। चंदर लौटा। बरामदे में सुधा खड़ी थी, चुपचाप बुझी हुई सी। चंदर ने उसकी ओर देखा, उसने चंदर की ओर देखा, फिर दोनों ने निगाहें झुका ली। सुधा वहीं खड़ी रही। चंदर ड्राइंग रूम में जाकर किताबें वगैरह उठा लाया और कॉलेज जाने के लिए निकला। सुधा अब भी बरामदे में खड़ी थी, गुमसुम। चंदर कुछ कहना चाहता था, लेकिन क्या? कुछ था जो न जाने कब से संचित होता आ रहा था, जो वह व्यक्त करना चाहता था। लेकिन सुधा कैसी हो गई है? यह वह सुधा तो नहीं है जिसके सामने वह अपने को सदा व्यक्त कर देता था, कभी संकोच ही नहीं करता था। लेकिन यह सुधा कैसी है? अपने में सिमटी सकुची, अपने में बंधी बंधाई, अपने में इतनी छिपी हुई कि लगता है दुनिया के प्रति इसमें कहीं कोई खुलाव ही नहीं। चंदर के मन में जाने कितनी आवाजें तड़प उठी, लेकिन कुछ नहीं बोल पाया। वह बरामदे में ठिठक गया, बिल्कुल निरुद्देश्य।
वहां अपनी किताबें खोलकर देखने लगा, जैसे वह याद करना चाहता था कि कहीं भूल तो नहीं आया है कुछ। लेकिन उसके अंतर मन में केवल एक ही बात थी, सुधा कुछ तो बोले। ये इतना गहरा, इतनी घुटन वाली मौन, यह तो जैसे चंदर के प्राणों पर घुटन की तरह बैठता जा रहा था। सुधा निर्वात निवास में दीप शिखा सी अचल, निस्पंद, थमे हुए तूफान की तरह मौन। चंदर ने अंत में नोट्स लिए, घड़ी देखी और चल दिया। जब वह सीढ़ी तक पहुंचा तो सहसा सुधा की छाया मूर्ति में हरकत हुई। सुधा ने पांव के अंगूठे से फर्श पर एक लकीर खींचते हुए नीचे निगाह झुकाए हुए कहा, कितनी देर में आओगे? चंदर रुक गया, जैसे चंदर को सितारों का राज मिल गया हो। सुधा भला बोली तो, लेकिन फिर भी अपने मन का उल्लास उसने जाहिर नहीं होने दिया। बोला, कम से कम 2 घंटे तो लगेंगे ही। सुधा कुछ नहीं बोली, चुपचाप रह गई। चंदर ने 2 क्षण प्रतीक्षा की कि सुधा अब कुछ बोले, लेकिन सुधा फिर भी चुप। चंदर फिर मुड़ा। क्षण भर बाद सुधा ने पूछा, चंदर, और जल्दी नहीं लौट सकते? जल्दी? सुधा अगर कहे तो चंदर जाए भी ना, चाहे उसे इस्तीफा देना पड़े। क्या सुधा भूल गई कि चंदर के व्यक्तित्व पर अगर किसी का शासन है तो सुधा का। वह जो अपनी जिद से उछलकर, लड़कर, रूठकर चंदर से हमेशा मनचाहा काम करवाती रही है, आज वह इतनी दीनता से, इतनी विनय से, इतने अंतर और इतनी दूरी से क्यों कह रही है कि जल्दी नहीं लौट सकते? क्यों नहीं वह पहले की तरह दौड़कर चंदर का कॉलर पकड़ लेती और मचल कर कहती, अगर जल्दी नहीं लौटे तो? लेकिन अब तो सुधा बरामदे में खड़ी होकर गंभीर सी, डूबती हुई सी आवाज में पूछ रही है, जल्दी नहीं लौट सकते? चंदर का मन टूट गया। चंदर की उमंग चट्टान से टकराकर बिखर गई। उसने बहुत भारी सी आवाज में पूछा, क्यों? जल्दी लौट आते तो पूजा करके तुम्हारे साथ नाश्ता कर लेते, लेकिन अगर ज्यादा काम हो तो रहने दो, मेरी वजह से हरज मत करना। उसने उसे ठंडे, शिष्ट और भावहीन स्वर में कहा। हाय सुधा, अगर तुम जानती होती कि महीनों उत्भ्रांत चंदर का टूटा और प्यासा मन तुमसे पुराने स्नेह की एक बूंद के लिए तरस उठा है, तो भी क्या तुम इसी दूरी से बातें करती? काश कि तुम समझ पाती कि चंदर ने अगर तुमसे कुछ दूरी भी निभाई है तो उसमें खुद चंदर कितना बिखर गया है। चंदर ने अपना देवत्व खो दिया है, अपना सुख खो दिया है, अपने को बर्बाद कर दिया है, और फिर भी चंदर के बाहर से शांत और सुगठित दिखने वाले हृदय के अंदर तुम्हारे प्यार की कितनी गहरी प्यास धधक रही है। उसके रोम रोम में कितनी जहरीली तृष्णा की बिजलियां कौंध रही है। तुमसे अलग होने के बाद अतृप्ति का कितना बड़ा रास्ता उसने आग की लपटों में झुलसते हुए बिताया है। अगर तुम इसे समझ लेती तो तुम चंदर को एक बार दुलार कर उसके जलते हुए प्राणों पर अमृत की चांदनी बिखेरने के लिए व्यग्र हो उठती। लेकिन सुधा, तुमने अपने बाह्य विद्रोह को ही समझा, तुमने उस गंभीर प्यार को समझा ही नहीं जो इस बार बाहरी विद्रोह, इस बाहरी विध्वंस के मूल में पयस्विनी की भावन धारा की तरह बहता जा रहा है। सुधा, अगर तुम एक क्षण के लिए इसे समझ लो, एक क्षण भर के लिए चंदर को पहले की तरह दुलार लो, बहला लो, रूठ लो, मना लो, तो सुधा चंदर की जलती हुई आत्मा नरक चिताओं में फिर से अपना गौरव पाले, फिर से अपनी खोई हुई पवित्रता जीत ले, फिर से अपना विस्मृत देवत्व लौटा ले। लेकिन सुधा, तुम बरामदे में चुपचाप खड़ी इस तरह की बातें कर रही हो जैसे चंदर कोई अपरिचित हो। सुधा, ये क्या हो गया है तुम्हें? चंदर, बिनती, पम्मी, सभी की जिंदगी में जो भयंकर तूफान आ गया है, जिसने सभी को झकझोर कर थका डाला है, इसका समाधान सिर्फ तुम्हारे प्यार में था,
सिर्फ तुम्हारी आत्मा में था, लेकिन अगर तुमने इनके चरित्र का अंतर्निहित सत्य न देखकर बाहरी विध्वंस से ही अपना आगे का व्यवहार निश्चित कर लिया, तो कौन इन्हें इस चक्रवात से खींच निकालेगा? क्या ये अभागे इसी चक्रवात में फंसकर चूर हो जाएंगे सुधा? लेकिन सुधा और कुछ नहीं बोली। चंदर चल दिया। जाकर लगा जैसे कॉलेज के परीक्षा भवन में जाना भी भारी मालूम दे रहा था। वह जल्दी ही भाग आया। हालांकि सुधा के व्यवहार ने उसका मन जैसे तोड़ सा दिया था, फिर भी जाने क्यों वह अब आज सुधा को इस प्रकाशवृत्त बनकर लपेट लेना चाहता था। जब चंदर लौट आया तो उसने देखा सुधा तो उसी के कमरे में है। उसने उसके कमरे के एक कोने में दरी हटा दी है, वहां पानी छिड़क दिया और एक कुश के आसन पर सामने चौकी पर कोई पोथी धरे बैठी है। चौकी पर एक श्वेत वस्त्र बिछाकर धूपदानी रखती है, जिसमें धूप सुलग रही है। लॉन से शायद कुछ फूल तोड़ लाई थी जो धूपदानी के पास रखे हुए थे। बगल में एक रुद्राक्ष की माला रखी थी। एक शुद्ध श्वेत रेशम की धोती और केवल एक चोला पहने हुए, पल्ले से बाहों तक ढके हुए, वह एकाग्र मनोयोग से ग्रंथ का पारायण कर रही थी। धूपदानी से धूम्र रेखाएं मचलती हुई, लहराती हुई, उसके कपोलों पर झूलती हुई सूखी रूखी अलकों से उलझ रही थी। उसने नहाकर केश बांधे नहीं थे। चंदर ने जूते बाहर ही उतार दिए और चुपचाप पलंग पर बैठकर सुधा को देखने लगा। सुधा ने सिर्फ एक बार बहुत शांत, बहुत गहरी, आकाश जैसी स्वच्छ निगाहों से चंदर को देखा और फिर पढ़ने लगी। सुधा के चारों ओर एक विचित्र सा वातावरण था। एक अपार्थिव स्वर्गिक ज्योति के रेशों से बुना हुआ जीना प्रकाश उस पर छाया हुआ था। गले में पड़ा हुआ आंचल, पीठ पर बिखरे हुए सुनहले बाल, अपना सब कुछ खोकर विरक्ति में खिन्न सुहाग पर छाए हुए वैधव्य की तरह सुधा लग रही थी। मांग सुनी थी, माथे पर रोली का एक बड़ा सा टीका था और चेहरे पर स्वर्ग के मुरझाए हुए फूलों की घुलती हुई उदासी, जैसे किसी ने चांदनी पर हर सिंगार के पीले फूल छींट दिए हो। थोड़ी देर तक तो सुधा स्पष्ट स्वरों में पढ़ती रही। उसके बाद उसने पोथी बंद कर दी। उसके बाद आंख बंद कर जाने किस अज्ञात देवता को हाथ जोड़कर नमस्कार किया, फिर उठ खड़ी हुई और फर्श पर चंदर के पास बैठ गई। आंचल कमर में खोस लिया और बिना सिर उठाए बोली, चलो नाश्ता कर लो। यहीं ले आओ, चंदर बोला। सुधा उठी और नाश्ता ले आई। चंदर ने उठाकर एक टुकड़ा मुंह में रख दिया, लेकिन जब सुधा उसी तरह फर्श पर चुपचाप बैठी रही तो चंदर ने कहा, तुम भी खाओ। मैं? वह एक फीकी हंसी हंसकर बोली, मैं खा लूं तो अभी के हो जाए। मैं सिवा नींबू के शरबत और खिचड़ी के अब कुछ नहीं खाती, और वह भी एक वक्त। क्यों? असल में पहले मैंने व्रत किया 15 दिन तक केवल प्रातःकाल खाने का। तब से कुछ ऐसा हो गया कि शाम को खाते ही मन बिगड़ जाता है। इधर और कई रोग हो गए हैं। चंदर का मन रो आया। सुधा, तुम चुपचाप इस तरह अपने को मिटाती रही। मान लिया चंदर ने एक खत में तुम्हें लिख ही दिया था कि अब पत्र व्यवहार बंद कर दो, लेकिन क्या अगर तुम पत्र भेजती तो चंदर की हिम्मत थी कि वह उत्तर न देता? अगर तुम समझ पाती कि चंदर के मन में कितना दुख है। चंदर चाहता था कि सुधा की गोद में अपने मन की सभी बातें बिखेर दे, लेकिन सुधा कहे, कुछ शिकायत करे तो चंदर अपनी सफाई दे। लेकिन सुधा तो है कि शिकायत ही नहीं करती, सफाई देने का मौका ही नहीं देती। यह देवत्व की मूर्ति सी पथरीली सुधा, ये चंदर की सुधा तो नहीं। चंदर का मन बहुत भर आया। उसके रूंधे गले से पूछा, सुधा, तुम बदल गई हो। खैर, और तो जो कुछ है उसने लिए अब मैं क्या कहूँ, लेकिन अपनी तंदुरुस्ती बिगाड़ कर क्यों तुम मुझे दुख दे रही हो?
अब यूं भी मेरी जिंदगी में क्या रहा है, लेकिन एक ही संतोष था कि तुम सुखी हो, लेकिन तुमने मुझसे वह हमारा सहारा छीन लिया। पूजा किसकी करती हो? पूजा कहाँ, पाठ करती हूँ चंदर, गीता का और भागवत का, कभी कभी सूरसागर का। पूजा भला किसकी करूंगी? मुझ जैसी अभागिनी की पूजा भला स्वीकार ही कौन करेगा? तब यह एक वक्त का भोजन क्यों? यह तो प्रायश्चित है चंदर, सुधा ने गहरी सांस लेकर कहा। प्रायश्चित? चंदर ने अचरज से कहा। हाँ, प्रायश्चित, सुधा ने अपने पांव के बिछियों को धोती के छोर से रगड़ते हुए कहा। हिंदू गृह तो एक ऐसा जेल होता है जहां कैदी को उपवास करके प्राण छोड़ने की भी इजाजत नहीं रहती, अगर धर्म का बहाना न हो। धर्म के बहाने उपवास करके सुख मिल जाता है। एक क्षण आता है कि आदमी प्यार से विद्रोह कर चुका है, अपने जीवन की प्रेरणा मूर्ति की गोद से बहुत दिन तक निर्वासित रह चुका है। उसका मन पागल हो उठता है फिर से प्यार करने को, बेहद प्यार करने को, अपने मन का दुलार फूलों की तरह बिखरा देने को। आज विद्रोह का तूफान उतर जाने के बाद अपनी उजड़ी हुई जिंदगी में बीमार सुधा को पाकर चंदर का मन तड़प उठा। सुधा की पीठ पर लहराती हुई सूखी अलकें हाथ में ले ली, उन्हें गूंथने का असफल प्रयास करते हुए बोला, सुधा, ये तो सच है कि मैंने तुम्हारे मन को बहुत दुखाया है, लेकिन तुम तो हमारी हर बात को, हमारे हर क्रोध को क्षमा करती रही हो। इस बात का तुम इतना बुरा मान गई? किस बात का चंदर? सुधा ने चंदर की ओर देखकर कहा। मैं किस बात का बुरा मान गई? किस बात का प्रायश्चित कर रही हो तुम, इस तरह अपने को मिटाकर? प्रायश्चित तो मैं अपनी दुर्बलता का कर रही हूं चंदर। दुर्बलता? चंदर ने सुधा की अलकों को घटाओं की तरह छिटका कर कहा। दुर्बलता चंदर? चंदर, तुम्हें ध्यान होगा, एक दिन हम लोगों ने निश्चय किया था कि हमारे प्यार की कसौटी यह रहेगी चंदर, दूर रहकर भी हम लोग ऊंचे उठेंगे, पवित्र रहेंगे। दूर हो जाने के बाद चंदर, तुम्हारा प्यार तो मुझ में एक दृढ़ आत्मा और विश्वास बढ़ता रहा। उसी के सहारे मैं अपने जीवन के तूफानों को पार कर ले गई। लेकिन पता नहीं मेरे प्यार में कौन सी दुर्बलता रही कि तुम उसे ग्रहण नहीं कर पाए। मैं तुमसे कुछ नहीं कहती, मगर अपने मन में इतनी कुंठित हूं कि कह नहीं सकती। पता नहीं दूसरा जन्म होता है या नहीं, लेकिन इस जन्म में तुम्हें पाकर तुम्हारे चरणों पर अपने को न चढ़ा पाई, तुम्हें अपने मन की पूजा में यकीन ही न दिला पाई। इससे बढ़कर और दुर्भाग्य क्या होगा? मैं अपने व्यक्तित्व को कितना गर्हित, कितना छिछला समझने लगी हूं चंदर। चंदर ने नाश्ता खिसका दिया, अपनी आंख में झलकते हुए आंसू को छिपाते हुए चुपचाप बैठ गया। नाश्ता कर लो चंदर, इस तरह तुम्हें अपने पास बिठाकर खिलाने का सुख कहाँ नसीब होगा। लो। और सुधा ने अपने हाथ से उसे एक नमकीन सेब खिला दिया। चंदर के भरे आंसू सुधा के हाथों पर चू पड़े। जी, यह क्या चंदर? कुछ नहीं, चंदर ने आंसू पोंछ डाले। इतने में महाराजिन आई और सुधा से बोली, बिटिया रानी, लेव, ई नान खटाई हम कल्हे से बनाए के रख दिया रहा कि तो के खिलाई बे। अच्छा, हम भी महाराजिन इतने दिन से तुम्हारे हाथ का खाने के लिए तरस गए, तुम चलो हमारे साथ। यहाँ चंदर भैया के कौन देखी, अब बिटिया इन्हों के ब्याह कर दे तो हम चली तोहरे साथ। सुधा हंस पड़ी। चंदर चुपचाप बैठ रहा। महाराजिन खिचड़ी डालने चली गई। सुधा ने चुपचाप नान खटाई की तश्तरी उठाकर एक और रख दी। चंदर चुप। अब क्या बात करे? पहले वह दोनों घंटों क्या बात करते थे, उसे बड़ा ताज्जुब हुआ। इस वक्त कोई बात ही नहीं सूझती है।
पहले जाने कितना वक्त गुजर जाता था, दोनों की बातों का खात्मा ही नहीं होता था। सुधा भी चुप थी। थोड़ी देर बाद चंदर बोला, सुधी, तुम सचमुच पूजा पाठ में विश्वास रखती हो? क्यों? करती तो हूँ चंदर। हाँ, मूर्ति जरूर नहीं पूजती, पर कृष्ण को जरूर पूजती हूँ। अब सभी सहारे टूट गए, तुमने भी तो छोड़ दिया। तब मुझे गीता और रामायण में बहुत संतोष मिला। पहले मैं खुद ताज्जुब करती थी कि औरतें इतना पूजा पाठ क्यों करती है। फिर मैंने सोचा, हिंदू नारी इतनी असहाय होती है, उसे पति से, पुत्र से, सभी से इतना लांछन, अपमान और तिरस्कार मिलता है कि पूजा पाठ न हो तो पशु बन जाए। पूजा पाठ ही ने तो हिंदू नारी का चरित्र अभी तक इतना ऊंचा रखा है। मैं तो समझता हूँ यह अपने को भुलावा देना है। मानती हूँ चंदर, लेकिन अगर कोई हिंदू इस हिंदू धर्म की इन किताबों को ध्यान से पढ़े, तब वह जाने क्या है इनमें, जाने कितनी ताकत देती हैं ये। अभी तक जिंदगी में मैंने यह सोचा कि पुरुष हो या नारी, सभी के जीवन का एकमात्र संबल विश्वास है, और इन ग्रंथों में सभी संशयों को मिटाकर विश्वास का कितना गहन उपदेश है कि मन पुलक उठता है। मैं तुमसे कुछ नहीं छिपाती चंदर। जब बिंती के ब्याह में तुमने मेरा पत्र लौटा दिया तो मैं तड़प उठी। एक अविश्वास मेरी नस नस में गुंथ गया। मैंने समझ लिया कि तुम्हारी सारी बातें झूठी थी। एक जाने कैसी आंख मुझे हरदम झुलसाती रहती थी। मेरा स्वभाव बहुत बिगड़ गया था। मुझे हर एक से नफरत हो गई थी, हर एक पर झल्ला उठती थी। किसी बात में मुझे चैन ही नहीं मिलता था। धीरे धीरे मैंने इन किताबों को पढ़ना शुरू किया। मुझे लगने लगा कि शांति धीरे धीरे मेरी आत्मा पर उतर रही है। मुझे लगा कि यह ग्रंथी, ये सब एक ग्रंथ वगैरह है, पुकार पुकार कर कह रहे हैं, संशयात्मा विनश्यति। धीरे धीरे मैंने इन बातों को अपने जीवन पर घटाना शुरू किया, तो मैंने देखा कि सारी भक्ति की किताबें और उनका दर्शन बड़ा मनोहर रूपक है। चंदर, कृष्ण तो प्यार के देवता हैं। वंशी की ध्वनि विश्वास की पुकार है। धीरे धीरे तुम्हारे प्रति मेरे मन में जगा हुआ अविश्वास मिट गया। मैंने कहा, तुम मुझसे अलग ही कहाँ हो। मैं तो तुम्हारी आत्मा का एक टुकड़ा हूँ, जो एक जन्म के लिए अलग हो गई, लेकिन हमेशा तुम्हारे चारों ओर चंद्रमा की तरह चक्कर लगाती रहूंगी। जिस दिन मैंने पढ़ा, सर्वधर्मान् परित्यज्य मामेकं शरणं व्रज, अहम त्वाम सर्व पापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुचः, तो मुझे लगा कि तुम्हारा खोया हुआ प्यार मुझे पुकार कर कह रहा है, मेरी शरण में चले आओ। और सिवा तुम्हारे प्यार के मेरा भगवान और है ही क्या। उसके बाद से चंदर, मेरे मन में विश्वास और प्रेम झलक आया अपने जीवन की परिधि में आने वाले हर व्यक्ति के लिए। सभी मुझे बहुत चाहने लगे। लेकिन चंदर, जब बिंती यहाँ से दिल्ली जाते वक्त मेरे साथ गई और उसने सब हाल बताया, तो मुझे कितना दुख हुआ, कितनी ग्लानि हुई। तुम्हारे ऊपर नहीं, अपने ऊपर। बातें भावनात्मक स्तर से उठकर बौद्धिक स्तर पर आ चुकी थी। चंदर फौरन बोला, सुधा, ग्लानि की तो कोई बात नहीं, कम से कम मैंने जो कुछ किया है उस पर मुझे जरा सी भी शर्म नहीं। चंदर के स्वर में फिर एक बार गर्व और कड़वाहट सी आ गई थी। मैंने जो कुछ किया है उसे मैं पाप नहीं मानता। तुम्हारे भगवान ने तुम्हें जो कुछ रास्ता दिखलाया वह तुमने किया। मेरे भगवान ने जो रास्ता मुझे दिखलाया वह मैंने किया। तुम जानती हो, मेरी जिंदगी की पवित्रता तुम थी। तुम्हारी भोली निष्पाप सांसें मेरे सभी गुनाह, मेरी सभी कमजोरियां सुलाती रही है। जिस दिन तुम मेरी जिंदगी से चली गई, कुछ दिन तक मैंने अपने को संभाला। इसके बाद मेरी आत्मा का कण कण द्रोह कर उठा। मैंने कहा, स्वर्ग के मालिक, साफ साफ सुनो, तुमने मेरी जिंदगी की पवित्रता को छीन लिया है। मैं तुम्हारे स्वर्ग में वासना की आग धधकार कर उसे नरक से बदतर बना दूंगा। और मैंने होठों के किनारे चुंबन की लपटें सुलगनी शुरू कर दी। धीरे धीरे महाशमशान के सन्नाटे में करोड़ों वासना की लपटें जहरीली सांपों की तरह फुफकारने लगी। मेरे मन को इसमें बहुत संतोष मिला, बहुत शांति मिली।
यहाँ तक कि बिनती के लिए मैं अपने मन की सारी कटुता भूल गया। मैं कैसे कह दूं कि यह सब गुनाह था? सुधा, अगर ठीक से देखो, गंभीरता से समझो, तो जो कुछ तुम्हारे लिए मेरे मन में था, उसी की प्रतिक्रिया वह है जो मेरे मन में पम्मी के लिए है। तुम्हारा दुलार और पम्मी की वासना दोनों एक सिक्के के दो पहलू हैं। अपने पहलू को सही और दूसरे पहलू को गलत क्यों कहती हो? देवता की आरती में जलता हुआ दीपक पवित्र है और उससे निकला हुआ धुआं अपवित्र। दीप शिखा नैतिक है और धूम रेखा अनैतिक। ग्लानि किस बात की सुधा? चंद्र ने बहुत आवेश में कहा। छी चंद्र, तुम मुझे समझे ही नहीं। मैं नैतिक और अनैतिक की बात ही नहीं करती। मेरे भगवान ने, मेरे प्यार ने मुझे अब उस दुनिया में पहुंचा दिया है जो नैतिक अनैतिक से उठकर है। तुमने अपने भगवान से विद्रोह किया, लेकिन उन्होंने तुम्हारी बात पर कोई फैसला भी तो दिया होता। वे इतने दयालु हैं कि कभी मानव के कार्यों पर फैसला ही नहीं देते। दंड तो दूर की बात है, वे तो केवल आदमी को समझाकर, उसकी कमजोरियां समझकर उसे क्षमा करने और उसे प्यार करने की बात कहते हैं चंद्र। वहां तो नैतिकता अनैतिकता का प्रश्न ही नहीं। तब ये ग्लानि किस बात की तुम्हें? चंद्र ने पूछा। ग्लानि तो मुझे अपने पर थी चंद्र। रहा तुम्हारा पम्मी से संबंध, तो मैं बिनती की तरह नहीं सोचती। इतना विश्वास रखो, मेरी पाप और पुण्य की तराजू ही दूसरी है। फिर कम से कम अब इतना देख सुनकर मैं यह नहीं मानती कि शरीर की प्यास ही पाप है। नहीं चंद्र, शरीर की प्यास भी उतनी ही पवित्र और स्वाभाविक है जितनी आत्मा की पूजा। आत्मा की पूजा और शरीर की प्यास तो दोनों अभिन्न है। आत्मा की अभिव्यक्ति शरीर से है, शरीर का संस्कार और शरीर का संतुलन आत्मा से है। जो आत्मा और शरीर को अलग कर देता है, वही मन के भयंकर तूफानों में उलझकर चूर चूर हो जाता है। चंद्र, मैं तुम्हारी आत्मा थी, तुम मेरे शरीर थे। पता नहीं कैसे हम लोग अलग हो गए। तुम्हारे बिना मैं केवल सूक्ष्म आत्मा रह गई। शरीर की प्यास, शरीर की रंगीनियां मेरे लिए अपरिचित हो गई। पति को शरीर देकर भी मैं संतोष न दे पाई, और मेरे बिना तुम केवल शरीर रह गए, शरीर में डूब गए। पाप का जितना हिस्सा तुम्हारा उतना ही मेरा। पाप की वैतरणी के इस किनारे जब तक तुम तड़पोगे, तभी तक मैं भी तो तड़पूंगी। दोनों में से किसी को भी चैन नहीं और कभी चैन नहीं मिलेगा। लेकिन फिर हटाओ ना इन सब बातों को चंद्र, तुमने व्यर्थ यह बात उठाई है। मैं अब बात करना भूलती जा रही हूँ। मैं तो आई थी तुम्हें देखकर कुछ मन का ताप मिटाने। उठो, खाना खाएं। सुधा बोली। नहीं, मैं चाहता हूँ बातें सुलझ जाए सुधा। चंद्र ने सुधा के हाथ पर अपना सिर रखकर कहा। मेरी तकलीफ ना अब बेहद बढ़ती जा रही है। मैं पागल नहीं हो जाऊं। छी, ऐसी बातें नहीं सोचते, उठो। चंद्र को उठाकर सुधा बोली। दोनों ने खाना खाया। महाराजिन बड़े दुलार से परसती रही और सुधा से बातें करती रही। खाना खाकर चंद्र लेट गया और सोचने लगा, अब क्या सचमुच उसके और सुधा के बीच में कोई इतना भयंकर अंतर आ गया है कि दोनों पहले जैसे नहीं हो सकते? लगभग 4 बजे वह जागा तो उसने देखा कि उसके पांव के पास सिर रखकर सुधा सो रही है। पंखे की हवा वहां तक नहीं पहुंचती। वह पसीने से तरबतर हो रही है। चंद्र उठा। उसे नींद में ऐसा लगा जैसे इधर कुछ हुआ ही नहीं है। सुधा वही सुधा है, चंद्र वही चंद्र है। उसने सुधा के पल्ले से सुधा के माथे और गले का पसीना पोंछ दिया और हाथ बढ़ाकर पंखा उसकी ओर घुमा दिया। सुधा ने आंखें खोली और एक अजीब सी निगाह से चंद्र की ओर देखा और चंद्र के पांव को खींचकर वक्ष से लगाकर फिर आंख बंद करके लेट गई। चंद्र ने अपना एक हाथ सुधा के माथे पर रख लिया और वह चुपचाप बैठा सोचने लगा। आज से लगभग साल भर पहले की बात, जब उसने पहले पहल सुधा को कैलाश का चित्र दिखाया था और सुधा रो धोकर उसके पांवों में इसी तरह मुंह छिपाकर सो गई थी। और आज सुधा साल भर में कहां से कहां जा पहुंची है। चंद्र कहां से कहां पहुंच गया है। काश कि कोई इनकी जिंदगी
की स्लेट से इस विश्व खींची हुई मानसिक रेखाओं को मिटा सके तो कितनी सुखी हो जाएं दोनों। चंद्र ने सुधा को हिलाया और बोला, सुधा, सो रही हो? नहीं। उठो। नहीं चंद्र, पड़ी रहने दो ना। तुम्हारे चरणों में ना सब कुछ भूलकर एक क्षण के लिए भी सो सकूंगी, मुझे इसका विश्वास नहीं था। सब कुछ छीन लिया है तुमने, एक क्षण की आत्म प्रवंचना क्यों छीनते हो? सुधा ने उसी तरह पड़े हुए जवाब दिया। अरे उठ पगली। चंद्र के मन में जाने कहां मरा पड़ा हुआ उल्लास फिर से जिंदा उठा था। उसने सुधा की बाह में जोर से चुटकी काटते हुए कहा, उठती है या नहीं, आलसी कहीं की। सुधा उठकर बैठ गई। क्षण भर चंद्र की ओर पथराई हुई निगाह से देखती रही और बोली, चंद्र, मैं जाग रही हूं, तुम ही ने उठाया है मुझे। चंद्र, कहीं सपना तो नहीं है कि फिर टूट जाए? और सुधा सिसक सिसक कर रो पड़ी। चंद्र की आंखों में आंसू आ गए। थोड़ी देर बाद वह बोला, सुधा, कोई जादूगर अगर हम लोगों के मन से ये कांटा निकाल देता तो मैं कितना सुखी होता। लेकिन सुधा, अब मैं तुम्हें दुखी नहीं करूंगा, यह तो तुमने पहले भी कहा था चंद्र। लेकिन इधर जाने कैसे हो गए? लगता है तुम्हारे चरित्र में कहीं स्थायित्व नहीं। इसी का तो मुझे दुख है चंद्र। अब रहेगा सुधा, तुम्हें खोकर, तुम्हारे प्यार को खोकर मैं देख चुका हूं कि मैं आदमी नहीं रह पाता, जानवर बन जाता हूं। सुधा, अगर तुम आज से महीनों पहले मिल जाती तो जो जहर मेरे मन में घुट रहा है वो तुम्हारे सामने व्यक्त करके मैं बिल्कुल निश्चिंत हो जाता। अच्छा सुधा, यहाँ आओ, चुपचाप लेट जाओ, मैं तुमसे सब कुछ कह डालूं, फिर सब भूल जाऊं। बोलो, सुनोगी? सुधा चुपचाप लेट गई और बोली, चंदर, या तो मत बताओ या फिर सभी स्पष्ट बता दो। हाँ, बिल्कुल स्पष्ट सुधी। तुमसे कुछ छिपा सकता हूं भला? चंद्र ने हल्की सी चपत मारकर कहा। आज मन जैसे ना पागल हो रहा है तुम्हारे चरणों पर बिखर जाने के लिए, जादूगरनी कहीं की। देखो सुधा, पिछली दफे तुमने मुझे बहुत कुछ बताया था कैलाश के बारे में। हाँ, बस उसके बाद से एक अजीब सी अरुचि मेरे मन में तुम्हारे लिए होने लगी थी। मैं तुमसे कुछ छिपाऊंगा नहीं। तुम्हारे जाने के बाद बटी आया, उसने मुझसे कहा कि औरत केवल नई संवेदना, नया स्वाद चाहती है और कुछ नहीं। अविवाहित लड़कियां विवाह और विवाहित लड़कियां नए प्रेमी, बस यही उनका चरम लक्ष्य है। लड़कियां शरीर के प्यास के अलावा और कुछ नहीं चाहती। जैसे अराजकता के दिनों में किसी देश में कोई भी चालाक नेता शक्ति छीन लेता है, वैसे ही मानसिक शून्यता के क्षणों में बर्टी जैसे मेरा दार्शनिक गुरु हो गया। उसके बाद आई पम्मी। उससे मैंने कहा कि क्या आवश्यक है कि पुरुष और नारी के संबंधों में सेक्स हो ही? उसने कहा हाँ, और यदि नहीं है तो प्लेटॉनिक प्यार की प्रतिक्रिया सेक्स की ही प्यास में होती है। अब मैं तुम्हें अपने मन का चोर बतला दूं। मैंने सोचा कि तुम भी अपने वैवाहिक जीवन में रम गई हो। शरीर की प्यास ने तुम्हें अपने में डुबा दिया है और जो अरुचि तुम मेरे सामने व्यक्त करती हो वह केवल दिखावा है। इसलिए मन ही मन मुझे तुमसे ना चिढ़ सी हो गई। पता नहीं क्यों यह संस्कार मुझ में दृढ़ सा हो गया और इसी के पीछे मैं तुम्ही को नहीं, पम्मी को छोड़कर सभी लड़कियों से नफरत सी करने लगा। विंती को भी मैंने बहुत दुख दिया। ब्याह में जाने के पहले बहुत ही दुखी होकर गई। रही पम्मी की बात, तो मैं उस पर इसलिए खुश था कि उसने बड़ी यथार्थ सी बात कही थी। लेकिन उसने मुझसे कहा कि आदर्शवादी प्यार की प्रतिक्रिया शारीरिक प्यास में होती है। तुमको इसका अपराधी मानकर तुमसे तो नाराज हो गया, लेकिन अंदर ही अंदर वह संस्कार मेरा व्यक्तित्व बदलने लगा। सुधा, पता नहीं तुम्हारे जीवन में प्रतिक्रिया के रूप में शारीरिक प्यास जागी या नहीं,
पर मेरे मन के गुनाह तो तूफान की तरह लहरा उठे। लेकिन तुमसे एक बात नहीं छिपाऊंगा, वह यह है कि ऐसे भी क्षण आए हैं जब पम्मी के समर्पण ने मेरे मन की सारी कटुता धो दी है। बोलो, तुम कुछ तो बोलो सुधा। तुम कहते चलो चंदर, मैं सुन रही हूं। हाँ, लेकिन उस दिन गेसु आई, उसने मुझे फिर पुराने दिनों की याद दिला दी और फिर जैसे पम्मी के लिए आकर्षण उखड़ सा गया। अच्छा सुधा, एक बात बताओ, तुम ये मानती हो कि कभी-कभी एक व्यक्ति के माध्यम से दूसरे व्यक्ति की भावनाओं की अनुभूति होने लगती है? क्या मतलब? अरे, मेरा मतलब, जैसे मुझे गेसु की बातों में उस दिन ऐसा लगा जैसे तुम बोल रही हो। और दूसरी बात तुम्हें बताऊं, तुम्हारे पीछे बिनती रही मेरे पास, सारे अंधेरे में वही एक रोशनी थी, बड़ी क्षीण, टिमटिमाती हुई सी, सारहीन सी। बल्कि मुझे तो लगता था कि वह रोशनी इसीलिए थी कि उसमें रोशनी तुम्हारी थी। मैंने कुछ दिन बिनती को बहुत प्यार किया। मुझे ऐसा लगता था जैसे वह एक व्यक्तित्व नहीं है, तुम्हारे व्यक्तित्व का ही अंश है। उस लड़की में जिस अंश तक तुम थी, वह अंश बार बार मेरे मन में रस उभार देता था। क्यों सुधा, मन की यह भी एक ऐसी अजब सी गति है ना। सुधा थोड़ी देर चुप रही, फिर बोली, भागवत में एक जगह एक टीका में हमने पढ़ा था चंदर, कि जिसको भगवान बहुत प्यार करते हैं उसमें उनकी अंशाभिव्यक्ति होती है। बहुत बड़ा वैज्ञानिक सत्य है यह। मैं बिनती को बहुत प्यार करती हूँ चंदर। समझ गया मैं, चंद्र बोला। अब मैं समझा मेरे मन में इतने गुनाह कहां से आए। तुमने मुझे बहुत प्यार किया और वही तुम्हारे व्यक्तित्व के गुनाह मेरे व्यक्तित्व में उतर आए। सुधा खिलखिलाकर हंस पड़ी। चंद्र के कंधे पर हाथ रखकर बोली, इसी तरह हंसते बोलते रहते तो क्यों यह हाल होता। मन मौजी हो, जब चाहो खुश हो गए, जब चाहो नाराज हो गए। उसके बाद वह उठी और बाहर से एक तश्तरी में कुछ फल काट कर लाई। चंदर ने देखा, आम? अरे आम? अभी कहां से आम ले आई? कौन लाया? लखनऊ उतरी थी, वहां से तुम्हारे लिए लेती आई। चंदर ने एक आम की फांक उठाकर खाई और किसी पुरानी घटना की याद दिलाने के लिए आंचल से हाथ पहुंच दिए। सुधा हंस पड़ी और बड़ी दुलार भरी ताड़ना के स्वर में बोली, बोलो, अब तो दिमाग नहीं बिगाड़ोगे अपना? कभी नहीं सुधी। लेकिन पम्मी का क्या होगा? पम्मी से मैं संबंध नहीं तोड़ सकता, व्यवहार चाहे जितना सीमित कर दूं। मैं कब कहती हूँ मैं तुम्हें कहीं से कभी बांधना ही नहीं चाहती। जानती हूँ कि अगर चाहूं भी तो कभी अपने मन के बाहुपाश ढीले कर तुम्हें चिर मुक्ति तो मैं न दे पाऊंगी, तो भला बंधन ही क्यों बांधूं। पम्मी शाम को आएगी शायद। दरवाजा खटका और गेसु ने प्रवेश किया। आकर दौड़कर सुधा से लिपट गई। चंदर उठकर चला आया। चले कहाँ भाईजान, बैठिए ना। नहा लूं तब आता हूं। चंदर चल दिया। वह इतना खुश था कि बाथरूम में खूब गाता रहा और नहा चुकने के बाद उसे ख्याल आया कि उसने बनियान उतारी ही नहीं थी। नहाकर कपड़े बदलकर वह आया तब भी गुनगुना रहा था। कमरे में आया तब देखा गेसु अकेली बैठी है। सुधा कहाँ गई? चंदर ने नाचते हुए स्वर में कहा। गई है शरबत बनाने। गेसु ने चुन्नी से सिर ढकते हुए और पांवों को सलवार से ढकते हुए कहा। चंदर इधर उधर बक्स में रुमाल ढूंढने लगता है। आज बड़े खुश हैं चंदर भाई, कोई खोई हुई चीज मिल गई है क्या? अरे मैं बहन हूं, कुछ इनाम ही दे दीजिए। गेसु ने चुटकी ली। इनाम की क्या बात, कहो तो वो चीज ही तुम्हें दे दूं। हाँ, कैलाश बाबू के दिल से पूछिए, केसु बोली। उनके दिल से तुम ही बात कर सकती हो। गेसु ने झेप कर मुंह फेर लिया।
सुधा हाथ में 2 गिलास लिए आई। लो गेसु, पियो। एक गिलास गेसु को देकर बोली, चंदर लो, तुम पियो ना। नहीं, मैं नहीं पीऊंगी, बर्फ मुझे नुकसान करेगी, सुधा ने चुपचाप कहा। चंदर को याद आ गया, पहले सुधा चिढ़कर अपने आप चाय शरबत पी जाती थी, और आज क्या ढूंढ रहे हो चंदर? सुधा बोली। रुमाल कोई मिल ही नहीं रहा। साल भर में रुमाल खो दिए होंगे। मैं तो तुम्हारी आदत जानती हूँ। आज कपड़ा ला दो, कल सुबह रुमाल सी दूं तुम्हारे लिए। और उठकर उसने कैलाश के बक्से से एक रुमाल निकाल कर दे दिया। उसके बाद चंदर बाजार गया और कैलाश के लिए तथा सुधा के लिए कुछ कपड़े खरीद लाया। इसके साथ ही कुछ नमकीन जो सुधा को पसंद था, पेठा, एक तरबूज, एक बोतल गुलाब का शरबत, एक सुंदर सा पेन और जाने क्या क्या खरीद लाया। सुधा ने देखकर कहा, पापा नहीं हैं, फिर भी लगता है मैं मायके आई हूं। लेकिन वह कुछ खा पी नहीं सकी। चंदर खाना खाकर लॉन में बैठ गया। वहीं उसने अपनी चारपाई डलवा ली। सुधा के बिस्तर छत पर लगे थे। उसके पास महाराजिन सोने वाली थी। सुधा एक तश्तरी में तरबूज काट कर ले आई और कुर्सी डालकर चंदर भी चारपाई के पास बैठ गया। चंदर तरबूज खाता रहा। थोड़ी देर बाद सुधा बोली, चंदर, बिंती के बारे में तुम्हारी क्या राय है? राय? राय क्या होती है? बहुत अच्छी लड़की है, तुमसे तो अच्छी ही है। चंदर ने छेड़ा। अरे, मुझसे अच्छी तो दुनिया है, लेकिन एक बात पूछूं? बहुत गंभीर बात है। क्या? तुम बिंती से ब्याह कर लो। बिंती से? कुछ दिमाग तो नहीं खराब हो गया है? नहीं, इस बारे में पहले पहले ये बोले कि चंदर से बिंती का ब्याह क्यों नहीं करती, तो मैंने चुपचाप पापा से पूछा। पापा बिल्कुल राजी है, लेकिन बोले मुझसे कि तुम ही कहो चंदर से। कर लो चंदर, बुआजी अब दखल भी नहीं देंगी। चंदर हंस पड़ा। अच्छी खुराफतें तुम्हारे दिमाग में उठती है। याद है एक बार और तुमने ब्याह करने के लिए कहा था। सुधा के मुंह से एक हल्का निश्वास निकल पड़ा। हाँ, याद है। खैर, तब की बात दूसरी थी। अब तो तुम्हें कर लेना चाहिए। नहीं सुधा, शादी तो मुझे नहीं करनी। तुम ये क्यों कह रही हो? तुम मेरे बिंती के संबंधों को कुछ गलत तो नहीं समझ रही हो? नहीं जी, लेकिन यह जानती हूँ कि बिंती तुम पर अंधश्रद्धा रखती है, और उससे अच्छी लड़की तुम्हें मिलेगी नहीं। कम से कम जिंदगी तुम्हारी व्यवस्थित हो जाएगी। चंदर हंसा। मेरी जिंदगी शादी से नहीं, प्यार से सुधरेगी। सुधा, कोई ऐसी लड़की ढूंढ दो जो तुम्हारी जैसी हो और प्यार करे, तो मैं समझूंगा कि तुमने कुछ किया मेरे लिए। शादी वादी बेकार है, और कोई बात करनी है या नहीं? नहीं चंदर, शादी तो तुम्हें करनी ही होगी, और अब मैं ऐसे तुम्हें नहीं रहने दूंगी। बिनती से न करो तो दूसरी लड़की ढूंढूंगी, लेकिन शादी करनी होगी और मेरी पसंद से करनी होगी। चंदर एक उपेक्षा की हंसी हंसकर रह गया। सुधा उठ खड़ी हुई। क्यों, चल दी? हाँ, अब नींद आ रही होगी तुम्हें, सो। चंदर ने रोका नहीं। उसने सोचा था सुधा बैठेगी, जाने कितनी बातें करेंगे। वह सुधा से उसका सब हाल पूछेगा, लेकिन सुधा तो जाने कैसी तटस्थ, निरपेक्ष और अपने में सीमित सी हो गई है, कुछ समझ में ही नहीं आता। उसने चंद्र से सब कुछ जान लिया, लेकिन चंद्र के सामने उसने अपने मन को कहीं जाहिर ही नहीं होने दिया। सुधा उसके पास होकर भी जाने कितनी दूर थी। सरोवर में डूबकर पंछी प्यासा ही था। करीब घंटा भर बाद सुधा दूध का गिलास लेकर आई। चंद्र को नींद आ गई थी। वह चंद्र के सिरहाने बैठ गई। चंद्र,
सो गए क्या? क्यों? चंदर घबराकर उठ बैठा। लो, दूध पी लो, सुधा बोली। दूध हम नहीं पिएंगे। पी लो, देखो बर्फ और शरबत मिला दिया है, पीकर तो देखो। नहीं, हम नहीं पिएंगे। अब जाओ, हमें नींद लग रही है। चंदर गुस्सा था। पी लो मेरे राज दुलारे, चमक रहे हैं चांद सितारे। सुधा ने लोरी गाते हुए चंदर को अपनी गोद में खींचकर बच्चों की तरह गिलास चंदर के मुंह से लगा दिया। चंदर ने चुपचाप दूध पी लिया। सुधा ने गिलास नीचे रखकर कहा, वाह, ऐसे तो मैं नीलू को दूध पिलाती हूँ। नीलू कौन? अरे मेरा भतीजा, शंकर बाबू का लड़का। अच्छा। चंदर, तुमने पंखा तो छत पर लगा दिया है, तुम कैसे सोओगे? मुझे नींद आ जाएगी। चंदर फिर लेट गया। सुधा उठी नहीं। वह दूसरी पार्टी से हाथ टेककर चंदर के वक्ष के आर पार फूलों के धनुष सी झुककर बैठ गई। एकादशी का स्निग्ध पवित्र चंद्रमा आसमान की नीली लहरों पर अधखिले बेल के फूल की तरह कांप रहा था। दूध में नहाए हुए झोंके चांदनी से आंख मिचोनी खेल रहे थे। चंद्र आंखें बंद किए पड़ा था और उसकी पलकों पर, उसके माथे पर, उसके होठों पर चांदी की पंखुड़ियां बरस रही थी। सुधा ने चंद्र का कॉलर ठीक किया और बड़े ही मधुर स्वर में पूछा, चंद्र, नींद आ रही है क्या? नहीं, नींद उचट गई। चंद्र ने आंख खोलकर देखा। एकादशी का पवित्र चंद्रमा आकाश में था और पूजा से अभिषिक्त एकादशी की उदास चांदनी उसके वक्ष पर झुकी बैठी थी। उसे लगा जैसे पवित्रता और अमृत का चंपाई बादल उसके प्राणों में लिपट गया है। उसने करवट बदलकर कहा, सुधा, जिंदगी का एक पहलू खत्म हुआ, दर्द की एक मंजिल खत्म हो गई, थकान भी दूर हो गई, लेकिन अब आगे का रास्ता समझ में ही नहीं आता। क्या करूं? करना बहुत है चंदर। अपने अंदर की बुराई से लड़ लिए, अब बाहर की बुराई से लड़ो। मेरा तो सपना था चंदर कि तुम बहुत बड़े आदमी बनोगे। अपने बारे में तो जो कुछ सोचा था वह सब नसीब ने तोड़ दिया। अब तुम्ही को देखकर कुछ संतोष मिलता है। तुम जितने ऊंचे बनोगे उतना ही चैन मिलेगा, वरना मैं तो नरक में भूनी रही हूं। सुधा, तुम्हारी इसी बात से मेरी सारी हिम्मत, सारा बल टूट जाता है। अगर तुम अपने परिवार में सुखी होती तो मेरा भी साहस बंधा रहता। तुम्हारा यह हाल, तुम्हारा यह स्वास्थ्य, ये असमय वैराग्य और पूजा, ये घुटन देखकर लगता है क्या करूं, किसके लिए करूं? मैं भी क्या करूं चंदर? मैं यह जानती हूं कि अब ये भी मेरा बहुत ख्याल रखते हैं, लेकिन इस बात पर मुझे और भी दुख होता है। मैं इन्हें संतुलित नहीं कर पाती और उनकी खुलकर उपेक्षा भी नहीं कर पाती। यह अजब सा नर्क है मेरा जीवन भी। लेकिन यह जरूर है चंदर कि तुम्हें ऊंचा देखकर मैं यह नरक भी भोग ले जाऊंगी। तुम दिल छोटा मत करो, एक ही जिंदगी तो बात है, उसके बाद। लेकिन मैं तो पुनर्जन्म में विश्वास ही नहीं करता। तब तो और भी अच्छा है। इसी जन्म में जो सुख दे सकते हो दे लो, जितना ऊंचा उठ सकते हो उठ लो। तुम जो रास्ता बताओ वह मैं अपनाने के लिए तैयार हूं। मैं सोचता हूं अपने व्यक्तित्व से ऊपर उठूं, लेकिन मेरे साथ एक शर्त है, तुम्हारा प्यार मेरे साथ रहे। तो वह अलग कब रहा चंदर? तुम्ही ने जब चाहा मुंह फेर लिया, लेकिन अब नहीं। काश कि तुम एक क्षण का भी अनुभव कर पाते कि तुमसे दूर वहां वासना की कीचड़ में फंसी हुई मैं कितनी व्याकुल, कितनी व्यथित हूं। तो तुम ऐसा कभी न करते। मेरे जीवन में जो कुछ अपूर्णता रह गई है चंदर, उसकी पूर्णता, उसकी स्थिति तुम ही हो। तुम्हें मेरे जन्म जन्मांतर की शांति की सौगंध है। तुम अब इस तरह न करना। बस ब्याह कर लो और दृढ़ता से ऊंचाई की ओर चलो।
ब्याह के अलावा तुम्हारी सब बातें स्वीकार है, लेकिन फिर भी तुम अपना प्यार वापस नहीं लोगी कभी? कभी नहीं। और हम कभी नाराज भी हो जाएं तो बुरा नहीं मानोगी? नहीं। और हम कभी फिसले तो तुम तटस्थ होकर नहीं बैठोगी, बल्कि बिना डरे हुए मुझे खींच लाओगी उस दलदल से? यह कठिन है चंदर। आखिर मेरे भी बंधन हैं। लेकिन खैर, अच्छा ये बताओ, तुम दिल्ली कब आओगे? अब दिल्ली तो दशहरे में आऊंगा। गर्मियों में तो यहीं रहूंगा, लेकिन हो सका तो लौटने के बाद शाहजहांपुर आऊंगा। सुधा चुपचाप बैठी रही और चंदर भी चुपचाप लेटा रहा। थोड़ी देर बाद चंदर ने सुधा की हथेली अपने हाथ पर रख ली और आंखें बंद कर ली। जब वह सो गया तो सुधा ने धीरे से हाथ उठाया, खड़ी हो गई। थोड़ी देर अपलक उसे देखती रही और धीरे धीरे चली आई। दूसरे दिन सुबह सुधा ने आकर चंदर को जगाया। चंदर उठ बैठा तो सुधा बोली, जल्दी से नहा लो, आज तुम्हारे साथ पूजा करेंगे। चंदर उठ बैठा, नहा धोकर आया तो सुधा ने चौकी के सामने 2 आसन बिछा रखे थे। चौकी पर धूप सुलग रही थी और फूल गमक रहे थे, ढेर के ढेर बेलें और अगस्त के फूल। चंदर को बिठाकर सुधा बैठी। उसने फिर वही वेश धारण कर लिया था, रेशम की धोती और रेशम का एक अंतरवासक। गीले बाल पीठ पर लहरा रहे थे। लेकिन मैं बैठा बैठा क्या करूंगा? उसने पूछा। सुधा कुछ नहीं बोली, चुपचाप अपना काम करती करती गई। थोड़ी देर बाद उसने भागवत खोली और बड़े मधुर स्वरों में गोपी का गीत पढ़ती रही। चंदर संस्कृत नहीं समझता था, पूजा में विश्वास नहीं करता था, लेकिन वह क्षण जाने कैसा लग रहा था। चंदर की सांस में धूप की पावन सौरभ के डोरे गुंथ गए थे। उसके घुटनों पर रह रहकर सद्य स्नाता सुधा के भीगे केशों से गीले मोती चू पड़ते थे। कृष्णकाय, उदास और पवित्र सुधा की पूजा के प्रसाद जैसे मधुर स्वर में श्रीमद् भागवत के श्लोक उसकी आत्मा को अमृत से धो रहे थे। लगता था जैसे इस पूजा की श्रद्धान्वित वेला में उसके जीवन भर की भूलें, कमजोरियां, गुनाह सभी धुलता जा रहा था। जब सुधा ने भागवत बंद करके रख दिया तो पता नहीं क्यों चंद्र ने प्रणाम कर लिया। भागवत को या भागवत की पुजारिन को, यह नहीं मालूम। थोड़ी देर बाद सुधा ने पूजा की थाली उठाई और उसने चंद्र के माथे पर रोली लगा दी। अरे मैं? हाँ तुम, और कौन? मेरे तो दूसरा ना कोई। सुधा बोली और ढेर के ढेर फूल चंद्र के चरणों पर चढ़ाकर झुककर चंद्र के चरणों का प्रणाम कर लिया। चंद्र ने घबरा कर पांव खींच लिए। मैं इस योग्य नहीं हूं सुधा, क्यों लज्जित कर रही हो? सुधा कुछ नहीं बोली। अपने आंचल से एक छलकता हुआ एक आंसू पहुंचकर नाश्ता लाने चली गई। जब वह यूनिवर्सिटी से लौटा तो देखा सुधा मशीन रखे कुछ सिल रही थी। चंदर ने कपड़े बदलकर पूछा, कहो क्या सिल रही हो? रुमाल और बनियान कैसे काम चलता था तुम्हारा? न संदूक में एक भी रुमाल है, न एक भी बनियान। लापरवाही की भी हद है, तभी कहती हूं ब्याह कर लो। हाँ, किसी दर्जी की लड़की से ब्याह करवा दो। चंदर खाट पर गया और सुधा मशीन पर बैठी बैठी सिलती रही। थोड़ी देर बाद सहसा उसने मशीन रोक दी और एकदम से घबरा कर उठी। क्या हुआ सुधा? बहुत दर्द हो रहा है। वह उठी और खाट पर बेहोश सी पड़ रही। चंदर दौड़कर पंखा उठा लाया और झलने लगा। डॉक्टर बुला लाऊं? नहीं, अभी ठीक हो जाऊंगी, उबकाई आ रही है। सुधा उठी। जाओ मत, मैं पीकदान उठा लाता हूँ। चंदर ने पीकदान उठाकर रख दिया और सुधा की पीठ सहलाने लगा। फिर सुधा हाफती सी लेट गई। चंदर दौड़कर इलायची और पानी ले आया। सुधा ने इलायची खाई और फिर पड़ी रही।
उसके माथे पर पसीना झलक आया। अब कैसी तबीयत है सुधा? बहुत दर्द है अंग अंग में। मशीन चलाना नुकसान कर गया, सुधा ने बहुत क्षीण स्वरों में कहा। जाऊं किसी डॉक्टर को बुला लाऊं? बेकार है चंदर, मैं तो लखनऊ में दिखा आई। इस रोग का क्या इलाज है? यह तो जिंदगी भर का अभिशाप है। क्या बीमारी बताई तुम्हें? कुछ नहीं। बताओ ना। क्या बताऊं चंदर? सुधा ने बड़ी कातर निगाहों से चंदर की ओर देखा और फुट फुट कर रो पड़ी। बुरी तरह से सकने लगी। सुधा चुपचाप पड़ी कराहती रही। चंदर ने अटेची में से दवा निकाल कर दी। कॉलेज नहीं गया। 2 घंटे बाद सुधा कुछ ठीक हुई। उसने एक गहरी सांस ली और तकिए के सहारे उठकर बैठ गई। चंदर ने और कई तकिए पीछे रख दिए। 2 ही घंटे में सुधा का चेहरा पीला पड़ गया। चंदर चुपचाप उदास बैठा रहा। उस दिन सुधा ने खाना ही नहीं खाया, सिर्फ फल लिए। दोपहर को 2 बजे भयंकर लू में कैलाश वापस आया और आते ही चंदर से पूछा, सुधा की तबीयत तो ठीक रही? यह जानकर कि सुबह खराब हो गई थी, वह कपड़े उतारने के पहले सुधा के कमरे में गया और अपने हाथ से दवा देकर फिर कपड़े बदलकर सुधा के कमरे में जाकर सो गया। बहुत थका सा मालूम पड़ता था। चंदर आकर अपने कमरे में कॉपियां जांचता रहा। शाम को कामिनी, प्रभा तथा कई लड़कियां जिन्हें गेसु ने खबर दे दी थी, आई और सुधा और कैलाश को घेरे रही। चंदर उनकी खातिर तवज्जो में लगा रहा। रात को कैलाश ने उसे अपनी छत पर बुला लिया और चंदर के भविष्य के कार्यक्रम के बारे में बात करता रहा। जब कैलाश को नींद आने लगी तब वो उठकर लॉन पर लौट आया और लेट गया। बहुत देर तक उसने नींद ही नहीं आई। वह सुधा की तकलीफों के बारे में सोचता रहा। उधर सुधा बहुत देर तक करवटें बदलती रही। यह 2 दिन सपनों की तरह बीत गए और कल वह फिर चली जाएगी, चंदर से दूर, न जाने कब तक के लिए। सुबह से ही सुधा जैसे बुझ गई थी। कल तक जो उसमें उल्लास वापस आ गया था, वह जैसे कैलाश की छाह ने ही ग्रस लिया था। चंदर की कॉलेज का आखिरी दिन था। चंदर कैलाश को ले गया और अपने मित्रों से, प्रोफेसरों से उसका परिचय करा लाया। एक प्रोफेसर जिनकी आदत थी कि वे कांग्रेस सरकार से संबंधित हर व्यक्ति को दावत जरूर देते थे, उन्होंने कैलाश को भी दावत दी क्योंकि वह सांस्कृतिक मिशन में जा रहा था। वापस जाने के लिए रात की गाड़ी तय रही। हफ्ते भर बाद ही कैलाश को जाना था, अतः वह ज्यादा नहीं रुक सकता था। दोपहर का खाना दोनों ने साथ खाया। सुधा महाराजिन का लिहाज करती थी, अतः वह कैलाश के साथ खाने नहीं बैठी। निश्चय हुआ कि अभी से सामान बांध लिया जाए ताकि पार्टी के बाद सीधे स्टेशन जा सके। जब सुधा ने चंदर के लाए हुए कपड़े कैलाश को दिखाए तो उसे बड़ा ताज्जुब हुआ, लेकिन उसे कुछ नहीं कहा। कपड़े रख लिए और चंदर से जाकर बोला, अब जब तुमने लेने देने का व्यवहार ही निभाया है तो ये बता दो, तुम बड़े हो या छोटे? क्यों? चंदर ने पूछा। इसीलिए कि बड़े हो तो पैर छूकर जाऊं और छोटे हो तो रुपया देकर जाऊं, कैलाश बोला। चंदर हंस पड़ा। घर में दोपहर से ही उदासी छा गई। न चंदर दोपहर को सोया, न कैलाश और न सुधा। शाम की पार्टी में सब लोग गए। वहां से लौटकर आए तो सुधा को लगा कि उसका मन अभी डूब जाएगा। उसे शादी में भी जाना इतना नहीं अखरा था जितना आज अखर रहा था। मोटर पर सामान रखा जा रहा था तो वो खंबे से टिककर खड़ी रो पड़ी थी। महाराजी ने एक टोकरी में खाने का सामान बांध रही थी। कैलाश ने देखा तो बोला, रो क्यों रही हो? छोड़ जाए तुम्हें यहां? चंदर से संभलेगा? सुधा ने आंसू पहुंचकर आंखों से डांटा। महाराजन सुन रही है कि नहीं? मोटर तक पहुंचते पहुंचते सुधा फूट फूट कर रो पड़ी और महाराजिन उसे गले से लगाकर आंसू पहुंचने लगी। फिर बोली, रोवो न बेटिया, अब छोटे बाबू का ब्याह कर दे तो 2 ही 3 महीना आए के रह जाए। तुहार सास छोड़ी है कि ने? सुधा ने कुछ जवाब नहीं दिया और 5 रुपए का नोट महाराजिन के हाथ में थमाकर आ बैठी।
ट्रेन प्लेटफॉर्म पर आ गई थी। सेकंड क्लास में चंदर ने इन लोगों का बिस्तर लगवा दिया, सीट रिजर्व करवा दी। गाड़ी छूटने में अभी घंटा देर भर थी। सुधा की आंखों में विचित्र सा भाव था। कल तक की दृढ़ता, तेज उल्लास बुझ गया था और अजब सी कातरता आ गई थी। वह चुप बैठी थी। चंदर से जब नहीं देखा गया तो उठकर प्लेटफॉर्म पर टहलने लगा। कैलाश भी उतर गया। दोनों बातें करने लगे। सहसा कैलाश ने चंदर के कंधे पर हाथ रखकर कहा, हाँ यार, एक बात बहुत जरूरी थी। क्या? इन्होंने तुमसे विनती के बारे में कुछ कहा? कहा था। तो क्या सोचा तुमने? मैं शादी वादी नहीं करूंगा। यह सब आदर्शवाद मुझे अच्छा नहीं लगा। और फिर उससे शादी करके सच पूछो तो बहुत बड़ी बात करोगे तुम। उस घटना के बाद अब ब्राह्मणों में तो वर उसे मिलने से रहा और ये कह रही थी कि वह तुम्हें मानती भी बहुत है। हाँ, लेकिन इसका मतलब यह नहीं कि मैं शादी कर लूं। मुझे बहुत कुछ करना है। अरे जाओ यार, तुम सिवा बातों के कुछ नहीं कर सकते। हो सकता है। चंदर ने बात टाल दी। वह शादी तो नहीं करेगा। थोड़ी देर बाद चंदर ने पूछा, इन्हें दिल्ली कब भेजोगे? अभी तो जिस दिन मैं आऊं जाऊंगा उस दिन ये दिल्ली मेरे साथ जाएंगी, लेकिन दूसरे दिन शाहजहांपुर लौट जाएंगी। क्यों? अभी माँ बहुत बिगड़ी हुई है। वह इन्हें आने थोड़ी देती थी। वो तो लखनऊ के बहाने मैं इन्हें ले आया। तुम शंकर भैया से कभी जिक्र मत करना। अब दिल्ली तो इसलिए चले जाएं कि मैं 2-3 महीने बाद लौटूंगा। फिर शायद सितंबर अक्टूबर में ये 3-4 महीने के लिए दिल्ली जाएंगी। यू नो शी इज कैरिड। हाँ, अच्छा। हाँ, यही तो बात है, पहला मौका है। दोनों लौटकर कंपार्टमेंट में बैठ गए। सुधा बोली, तो सितंबर में आओगे ना चंदर? हाँ हाँ, जरूर से। फिर उस वक्त कोई बहाना ना बना देना। जरूर आऊंगा। कैलाश उतरकर कुछ लेने गया तो सुधा ने अपनी आंखों से आंसू पोंछकर झुककर चंदर के पांव छू लिए और फिर रोकर बोली, चंदर, अब ना वो टूट चुकी हूं। अब हाथ न खींच लेना। उसका गला रुंध गया। चंदर ने सुधा के हाथों को अपने हाथ में ले लिया और कुछ भी नहीं बोला। सुधा थोड़ी देर चुप रही, फिर बोली, चंदर, चुप क्यों हो? अब तो नफरत नहीं करोगे? मैं बहुत अभागी हूं। देवता, तुमने क्या बनाया था और अब क्या हो गए? देखो, अब चिट्ठी लिखते रहना, नहीं तो सहारा टूट जाता है। और फिर वह रो पड़ी। कैलाश कुछ किताबें और पत्रिकाएं खरीद कर वापस आ गया। दोनों बैठकर बातें करते रहे। यह निश्चय हुआ कि जब कैलाश लौटेगा तो बजाय बंबई से सीधे दिल्ली जाने के वह प्रयाग से होता हुआ जाएगा। गाड़ी चली तो चंदर ने कैलाश को बहुत प्यार से गले लगा लिया। जब तक गाड़ी प्लेटफॉर्म के अंदर रही, सुधा सिर निकाले झांकती रही। प्लेटफॉर्म के बाहर भी पीली चांदनी में सुधा का फहराता हुआ आंचल दिखता रहा। धीरे धीरे वह एक सफेद बिंदु बनकर अदृश्य हो गया। गाड़ी एक विशाल अजगर की तरह चांदनी में रेंगती हुई चली जा रही थी। आज के लिए तो इतना ही। मिलते हैं हम अगले भाग में, अगले वीडियो में। बने रहिएगा हमारे साथ और सुनते रहिएगा। कैसा लग रहा है ये आपको उपन्यास? कमेंट में बताइएगा। धन्यवाद।